हे गाइस, वेलकम टू भारती फाउंडेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा देसाई एंड आज हम सोलार सिस्टम का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सेकेंड पार्ट में हम आउटर प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, हमारे अर्थ के इकलौते नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में जानकारी लेंगे एंड प्लस ये भी देखेंगे कि प्लूटो अभी प्लैनेट क्यों नहीं रहा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है। यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। सो ओवरऑल अभी लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आप कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। सो कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए भारती फाउंडेशन में आज ही अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एड्रेस दिया गया है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से 9175057465 या फिर 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले सन के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद मर्क्यूरी के बारे में, वीनस के बारे में, अर्थ के बारे में एंड मार्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो आज हम ये जो आउटर प्लैनेट्स है इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन आता है, तो जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो इनर प्लैनेट्स है जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यहाँ पर आपको टेरेन देखने को मिलती है। लेकिन ये जो आउटर प्लैनेट्स है जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जोवियन प्लैनेट्स है, ये गैसेस से बने हुए हैं, यहाँ पर आपको टेरेन नहीं देखने को मिलती। एक और डिफरेंस है दोनों में, ये जो इनर प्लैनेट्स है इनमें आपको रिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलती, और ये जो आउटर प्लैनेट्स है यहाँ पर आपको ज़्यादातर रिंग सिस्टम देखने को मिलती है। मतलब प्लैनेट के चारों तरफ आपको इस तरीके की रिंग्स देखने को मिलती है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है ये इन इनर प्लैनेट्स को एंड आउटर प्लैनेट्स को अलग अलग करने का काम करता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसी की इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट एग्जैक्टली क्या है और किससे बना है। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो एस्टेरॉयड से बना है। एस्टेरॉइड्स को हम प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं, ये चीज़ जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड किससे बने हैं, तो देखिए जब प्लैनेट फॉर्मेशन हो रही थी तो प्लैनेट्स के जो बचे कुचे रेमनेंट्स थे, मतलब बचे कुचे जो अवशेष थे, उनसे ये एस्टेरॉइड्स बने। और जिस तरीके से हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड सर्कुलर मैनर में या ऑर्बिटल मैनर में घूमते हैं, उसी प्रकार से ये जो एस्टेरॉइड्स है वो भी सन के अराउंड सर्कुलर या फिर ऑर्बिटल मैनर में घूमते हैं। ये चीज़ जरूर याद रखना, ठीक है। तो इससे पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्टेरॉयड बेल्ट एग्जैक्टली कहाँ पर आता है, तो ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में आता है, जैसे कि क्लियरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है। और कहाँ से कहाँ पर आता है, तो सन के कंपेयर में ये 2.3 से लेके 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आता है। यहाँ पर ये 2.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक आता है, ठीक है। ये चीज़ जरूर याद रखना। अब देखिए ये जो सारे एस्टेरॉइड्स है जो प्लैनेटरी फॉर्मेशन में बचे हुए थे, उनका ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कुलर बेल्ट बना है जिनको हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट में एस्टेरॉइड्स हैं वो मर्ज नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक्चुअली जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जुपिटर के ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस के तहत ये जो एस्टेरॉइड्स है वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन वो मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एस्टेरॉइड किससे बने हुए हैं, तो जिस तरीके से हमारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, रॉक से बने हुए हैं, मिनरल से बने हुए हैं, उसी प्रकार से ये जो एस्टेरॉइड्स है वो रिफ्रैक्टरी रॉकी एंड मेटालिक मिनरल से बने हुए हैं। और यहाँ पर आपको कई कई पर आइस भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो एस्टेरॉइड्स है उनकी साइज भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सारे एक ही साइज के हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ एस्टेरॉइड्स माइक्रोस्कोपिक भी है जिनको माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है, और कुछ कुछ जो एस्टेरॉइड्स है वो बहुत बड़े हैं, ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक बड़े हैं। अब इनमें से कई सारे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स भी है, जैसे कि सीरस, ये एक लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स है। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स को छोड़ दे तो बाकी के सारे जो एस्टेरॉइड्स है उनको स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में क्लासिफाई किया जाता है। और जो आप मीटेरॉइड्स देखते हैं, टूटता तारा, वो भी इन्हीं एस्टेरॉइड्स के अवशेष होते हैं।
तो जब भी इनमें से कोई एस्टेरॉइड टूट जाता है या ब्रेक ऑफ हो जाता है तो वो मीटेरॉइड बन जाता है और फिर वो अर्थ के सरफेस के करीब आने की कोशिश करता है, जिसको हम टूटता तारा बोलते हैं। चलिए अभी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो मीटेरॉइड्स हमारे अर्थ के पास आने लग जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर एक लेयर है। आपको पता होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं, जैसे कि मीजोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया, आयनोस्फीयर हो गया, राइट। ऐसे 5 लेयर्स है। तो इनमें से कौन सी लेयर में ये जो मीटेरॉइड्स है वो बर्न हो जाते हैं, वो अर्थ के सरफेस पर नहीं आ पाते, ये आपको मुझे बताना है। चलिए देखते हैं कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट की हो गई। इसके बाद अभी हम आउटर प्लैनेट्स की ओर चलते हैं, एक एक करके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जुपिटर की बात करते हैं। तो ये चीज आपके एग्जाम पॉइंट से याद रखना कि पूरे सोलार सिस्टम में जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा है। और जैसे कि ऑब्वियसली सारी ये आउटर प्लैनेट जो है वो गैसेस से बने, जुपिटर भी गैस एंड लिक्विड से बना हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न में स्वर्ल कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स पैटर्न में एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। जुपिटर पर किसी भी तरीके का सॉलिड सरफेस या फिर टेरेन नहीं है। अब ये जो जुपिटर है इसके 4 लार्ज मून्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मून्स के नाम दे सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी मून जो है वो जुपिटर के हैं। तो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, ठीक है। और ये जो चारों के चारों मून्स हैं उनको गैलीलियन सैटेलाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसको गैलीलियो के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल के आता है। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से सैटेलाइट्स को या मून्स को गैलीलियो के द्वारा डिस्कवर किया गया था, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से मून जो है वो गैलीलियन सैटेलाइट्स है। तो पता होना चाहिए इन 4 मून्स का नाम लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, ठीक है। अब ये जो जुपिटर के 4 लार्ज मून्स है, इनमें से भी ये जो गैनीमेड है वो पूरे सोलार सिस्टम में लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। इसका डायमीटर टोटल 5268 किलोमीटर का है। याद रखना हम नेचुरल सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसी प्रकार से ये जो गैनीमेड है वो जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो पूरे सोलार सिस्टम में ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्लैनेट का लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है? तो जुपिटर का, और उसका नाम क्या है? गैनीमेड है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गैनीमेड है वो मरकरी से भी बड़ा है। हमारा जो मरकरी प्लैनेट है उससे भी बड़ा है। एंड अगर हम अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट मून के कंपेयर में देखें तो ये 3 गुना ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सन, मून एंड जो वीनस है वो नाइट के समय में अगर आप बहुत हद तक ब्राइटेस्ट दिखते हैं, अर्थ के सरफेस से हम उनको देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो जुपिटर है वो सन, मून एंड वीनस के बाद 4th ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो स्काई में दिखाई देता है। और ये जो जुपिटर है वो बहुत ही रैपिडली रोटेट करता है, मतलब खुद की स्पिन के अराउंड कम से कम 10 घंटे में ये पूरी जो ऑर्बिट है, या फिर आप बोल सकते हैं खुद के स्पिन के अराउंड ही सर्कल करता है। सो सिर्फ 10 घंटे में करता है। और इसी की वजह से उस प्लैनेट का जो शेप बना है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड टाइप का बना है, मतलब इक्वेटर के समय में ये बल्ज है, बड़ा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पोल। तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए इसके बाद इस जुपिटर का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो विजिबली सेवरल बैंड्स में सेग्रीगेट है, मतलब हमें दिखाई देता है कि जुपिटर का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो कई सारे बैंड्स में सेग्रीगेट हो चुका है। और ये जो सेवरल बैंड्स है इनमें टर्बुलेंस एंड स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये अलग अलग बैंड्स में सेग्रीगेट हुआ है, इसी वजह से ये टर्बुलेंस एंड स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रीलियम पॉइंट ऑफ से या फिर आपकी किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये चीज़ जरूर याद रखना कि जुपिटर को विजिट करने वाला जो लेटेस्ट प्रोब है उसका नाम है जूनो, मतलब जुपिटर को स्टडी करने के लिए किया गया ये लेटेस्ट प्रोब है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा आउटर प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि चारों के चारों जो आउटर प्लैनेट है जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आता है, तो उसमें से जो सैटर्न है उसी के रिंग्स को हम क्लियरली देख पाते हैं, मतलब अर्थ की सरफेस से टेलीस्कोप के थ्रू वगैरह देख सकते हैं। अदरवाइज बाकी के जो तीनों प्लैनेट्स हैं उनकी रिंग्स हमें इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, राइट। तो सैटर्न की ये जो रिंग्स है वो किससे बनी होती है? तो ये आइस या फिर जो आइस कवर्ड रॉक्स होते हैं उनके बिलियंस ऑफ पार्टिकल से बनी होती है और इसी की वजह से वो ज़्यादातर दिखाई देती है।
अब ये जो सैटर्न है उसकी भी अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स है, और इसमें से एक सैटेलाइट है टाइटन। टाइटन ये भी एक मून ही है, ठीक है। तो हमारे सोलार सिस्टम में ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट मून कौन सा है? ये वाला गैनीमेड, राइट, डिस्कस किया था हमने, जो जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है। और सेकेंड लार्जेस्ट मून कौन सा है? टाइटन, ठीक है। तो ये जो टाइटन है वो भी गैनीमेड की तरह ही मर्क्यूरी से भी लार्जर है, और ये टाइटन हमारे सोलार सिस्टम में इकलौता ऐसा सैटेलाइट है जहां पर आपको नाइट्रोजन रिच सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। अदरवाइज बाकी के किसी भी सैटेलाइट, इवन मून के ऊपर भी आपको सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये हो गई हमारे सैटर्न की बात। अभी हम यूरेनस की तरफ चलते हैं। यूरेनस दिखने में बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये इस तरीके से ब्लूइश कलर में आता है, ठीक है। लेकिन यूरेनस एक एक्सेप्शनल प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था, जो सन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, राइट। सन की तरह ही हमारे जो 8 में से 6 प्लैनेट्स है, जैसे कि वीनस, हमारी अर्थ, मार्स, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया या नेपच्यून वगैरह हो गया, ये सारी ही काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। लेकिन हमारे पूरे सोलार सिस्टम में 2 ऐसे प्लैनेट है जिसमें एक है वीनस एंड दूसरा ये यूरेनस। ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ये दोनों प्लैनेट जो है एक्सेप्शन है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्लैनेट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और कौन कौन से प्लैनेट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो सारी चीज़ें याद रखनी है। सो बेसिकली ये जो यूरेनस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो वीनस एंड यूरेनस ये दोनों एक्सेप्शंस याद रखना। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यूरेनस और इसके बाद आने वाला ये जो नेपच्यून है, ठीक है, यूरेनस के बाद आने वाला लास्ट वाला प्लैनेट जो नेपच्यून है, वो दोनों ही आइसेस से बने हुए हैं, जिसमें वाटर, अमोनिया एंड मीथेन का कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। तो ये आइस से बने हुए हैं, इसी की वजह से इन्हें आइस जायंट्स बोला जाता है। एंड हमारे आउटर सोलर सिस्टम में ये जो यूरेनस एंड नेपच्यून है वो दोनों ही आइस से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें ट्विन प्लैनेट्स भी बोला जाता है, ये ट्विन्स भी बोला जाता है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनर प्लैनेट्स में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो वीनस एंड अर्थ है वो ट्विन प्लैनेट्स है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ साइज में वगैरह बहुत हद तक प्रॉक्सिमिटी रखते हैं। लेकिन अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ट्विन्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन है? यूरेनस एंड नेपच्यून। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आइस से बने हुए हैं एंड बहुत हद तक सिमिलर लगते हैं, ठीक है। सो ये हो गया यूरेनस एंड नेपच्यून की बात। और नेपच्यून के बारे में एक और फैक्ट हमने डिस्कस की थी कि पूरे सोलार सिस्टम में नेपच्यून पर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सस्टेन्ड विंड्स देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो विंड स्पीड है वो 2100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं, राइट। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो नॉर्मल विंड स्पीड होता है वो 15 से 20 किलोमीटर पर आवर का होता है, लेकिन नेपच्यून के ऊपर ये 2100 किलोमीटर पर आवर का होगा। तो आप सोच सकते हैं कि विंड कितने तेजी से बहता होगा। तो यहाँ पर हम सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई हमारे नेपच्यून की बात। चलिए अभी ये जान लेते हैं कि प्लूटो जो था वो पहले प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अभी प्लैनेट नहीं है। तो प्लूटो अभी प्लैनेट क्यों नहीं है और किसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को अभी प्लैनेट नहीं रखा जाएगा? सो बेसिकली 2006 तक हमारा जो प्लूटो था वो प्लैनेट था, ठीक है। इसके बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये वोटिंग की गई कि प्लूटो के इस प्लैनेटरी स्टेटस को अभी हटा दिया जाएगा। तो किसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, ठीक है। सो बेसिकली ये डिसीजन क्यों लिया गया उसके पीछे के रीजंस को भी हम समझते हैं। देखिए, हमारे सोलार सिस्टम में किसी भी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहलवाने के लिए 3 कंडीशंस होती है, 3 क्राइटेरिया होता है। इसमें से पहली कंडीशन ये है कि वो सन के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारी बाकी के प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, उसी तरीके से वो भी जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इतना मैसिव होना चाहिए कि उसको स्पेरिकल शेप आना चाहिए, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल शेप आना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो सभी स्पेरिकल शेप के हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग जो भी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट को हम प्लैनेट कहलवाएंगे वो भी स्पेरिकल शेप का ही होना चाहिए। एंड तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो अपने ऑर्बिट को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस ऑर्बिट में वो सन के अराउंड घूम रहा है उस ऑर्बिट को उसने क्लियर करना चाहिए। उस ऑर्बिट में दूसरा कोई भी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। एंड प्लस जिस ऑर्बिट में वो सन के अराउंड घूम रहा है उसमें उसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से अभी अर्थ है,
अर्थ अपने अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रही है, तो उस ऑर्बिट में दूसरा कोई भी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड प्लस अर्थ का मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल उस ऑर्बिट पर होना चाहिए ताकि उस ऑर्बिट में सिर्फ अर्थ ही घूमती रहे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये 3 कंडीशन होती है, और जब भी कोई कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम प्लैनेट कहलवाते हैं। और मान लीजिएगा अगर किसी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के द्वारा इन 2 कंडीशंस को फुलफिल कर लिया और तीसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बुलाते हैं। तो ये चीज जरूर याद रखना, ड्वार्फ प्लैनेट के लिए पहली 2 कंडीशंस होती है, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम प्लैनेट कहलवाते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि प्लूटो के केस में क्या हुआ है। सो बेसिकली देखिए, प्लूटो के केस में जो 3rd कंडीशन है जहां पर ये बोला जा रहा है कि उसने अपने ऑर्बिट को क्लियर करना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारा जो प्लूटो है वो क्यूपियर बेल्ट में कुछ फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ अपनी ऑर्बिट शेयर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लूटो है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्लूटो है, और इसी के बाद आपको ये क्यूपियर बेल्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर अनादर एस्टेरॉइड्स है या फिर एस्टेरॉइड का एक बेल्ट है। तो इसमें से कुछ जो फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ प्लूटो अपनी ऑर्बिट शेयर करता था। तो मान लीजिएगा कि अगर कोई इसमें से बड़ा ऑब्जेक्ट प्लूटो के ऑर्बिट में आ गया तो हो सकता है कि दोनों की टकरावट हो, राइट, या फिर दोनों कोलाइड कर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिएगा वो जो दूसरा फ्रोजन ऑब्जेक्ट है वो प्लूटो के ऑर्बिट को कैप्चर करे और प्लूटो को वहां से इजेक्ट आउट करे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। होना तो ये चाहिए ना कि अगर प्लूटो ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वो अपनी ऑर्बिट होनी चाहिए, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो शेयर नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली दिक्कत आ रही थी। प्लस जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्बिट में उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होनी चाहिए, तो प्लूटो के केस में ज़्यादातर नेपच्यून की ग्रेविटी ही यहाँ पर प्लूटो को अफेक्ट करती थी। प्लूटो का अपना ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर कम पड़ रहा था। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया है, प्लैनेट का उसका स्टेटस कम कर दिया है। ठीक है, एंड जैसे कि प्लूटो पहले 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसको अभी ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये हमने इन सभी प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, प्लूटो के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हम हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, इसके ऊपर आते हैं, मून की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो देखिए, मून का जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ के 1/4 है, मतलब ऑलमोस्ट 3474 किलोमीटर का है। एंड पूरे सोलार सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो 5th लार्जेस्ट मून माना जाता है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अब मून हमसे कितनी दूरी पर है? तो मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर हम सन एंड मून की कंपैरिजन करें तो सन से लाइट का एक रे अर्थ तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। वही अगर हम मून की बात करें तो मून से लाइट का एक रे या फिर लाइट अर्थ तक आने में कुछ ही सेकंड का या फिर सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना। ठीक है, एंड प्लस हमारा जो मून होता है वो अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है। अब ये टाइडली लॉक्ड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इन द सेंस वो अर्थ को ऑर्बिट करता है। तो बेसिकली मून जो है वो अर्थ को रिवॉल्व करता है, राइट। तो उसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है, मतलब अर्थ को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने का जो पीरियड है वो 27 डेज का होता है। एंड प्लस उसका जो रोटेशन का पीरियड है वो भी 27 डेज का ही होता है। मतलब वो अपने एक्सिस के ऊपर जो स्पिन करता है वो भी 27 डेज का ही होता है। सो बेसिकली जब भी किसी ऑब्जेक्ट का रिवॉल्यूशन स्पीड एंड रोटेशन स्पीड एक जैसा होता है तो इस सिचुएशन को हम टाइडल लॉकिंग बोलते हैं। ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि टाइडली लॉक्ड होना या फिर टाइडल लॉकिंग का मतलब क्या होता है। तो पता होना चाहिए कि रोटेशनल पीरियड एंड रिवॉल्यूशन पीरियड एक जैसा होता है। ठीक है, सो बेसिकली मून जो है उसको रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन दोनों के लिए ही 27 डेज का समय लगता है और इसी की वजह से वो अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। इसके अलावा देखिए, टाइडली लॉकिंग होने की वजह से मून की सिर्फ एक ही साइड को हम देख सकते हैं, दूसरे साइड को देख ही नहीं सकते। ठीक है, एंड प्लस मून जो है हमारे अर्थ के ऑर्बिटल एक्सिस का एक स्टेबलाइजर माना जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारी जो अर्थ है उसका एक्सिस इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा बहुत टिल्टेड है। अब कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री पर वो टिल्टेड है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से टिल्टेड एक्सिस के ऊपर स्पिन करती है। अगर हमारा मून नहीं होता तो ये जो अर्थ का टिल्टेड एक्सिस है वो 23.5 से लेके 85 डिग्रीज के बीच में इस तरीके से टिल्ट हो जाता।
लेकिन मून की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। मून की वजह से ये जो टिल्टेड एक्सिस है वो जितना है उतना ही रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सो बेसिकली इसी की वजह से मून जो है हमारे अर्थ के ऑर्बिटल एक्सिस का एक स्टेबलाइजर माना जाता है, और इसी की वजह से हमारी जो अर्थ की एक्सिस है वो 23.5 डिग्री के ऊपर स्टेबल है। ठीक है, अब एक चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना कि हमारे मून के ऊपर सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो कदम है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखा गया है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो बुज़ अल्ड्रिन के द्वारा रखा गया है। ठीक है, एंड अब तक टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा मून के सरफेस के ऊपर वॉक किया गया है, चला गया है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो हमने मून के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी बचा कुचा हमारा ये क्यूपियर बेल्ट हो गया, उसके बाद ये सोलार सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, राइट। तो क्यूपियर बेल्ट के बारे में भी जान लेते हैं। सो देखिए, क्यूपियर बेल्ट भी डेब्रिस से बनी हुई एक रिंग है। यहाँ पर भी आपको डेब्रिस से भरे हुए बहुत सारे एस्टेरॉइड्स देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से एस्टेरॉइड का बेल्ट था उसी तरीके से ये क्यूपियर बेल्ट है, जिसमें आपको डेब्रिस वगैरह देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्राइमरीली आइस से बनते हैं। ठीक है, और ये बेल्ट कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये सन के कंपेयर में 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सो सारी सोलार सिस्टम हमने देख ली। फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। एंड इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।